नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दें कि अब जो हालात हैं परमाणु युद्ध को लेकर वो आर पार के मूड में आ चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अब ना ट्रंप और पुतिन की बात हो रही है, ना अब जेलेंस्की और ट्रंप की बात हो रही है, ना नेटो चीफ मार्क रूटे की जेलेंस्की से बात हो रही है। सब के सब इस तैयारी में लग गए हैं कि अब हमें रूस के परमाणु हमले से कैसे बचना है, पुतिन की क्या परमाणु तैयारियां हैं, इसके लिए सैटेलाइट फुल एक्टिव हैं। और जो खुफिया रिपोर्टों के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। इसीलिए आज हमने इस लाइन को यहाँ पर दिया है कि परमाणु जंग में घिरे ट्रंप और खुफिया रिपोर्ट में दावा 100% पुतिन की जीत। ये दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि अभी से 24 से 26 घंटे पहले एक खबर आई है रॉयटर्स के ऊपर और उसके अंदर दो लोग आपस में मिल रहे हैं। एक हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे हैं हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान। और दोनों जब मीडिया के सामने आए तो मीडिया ने एक उनसे सीधा सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है कि यूक्रेन रूस को हरा देगा? तो दोनों ट्रंप और ओरबान दोनों ने अपने कंधे उचकाते हुए बोले ये कोई चमत्कारी हो सकता है कि यूक्रेन जीत जाए। ये जो बात थी वो हंगरी के पीएम ने बोली थी और वो भी ट्रंप के सामने, और ट्रंप उसको मुस्कुरा रहे थे। यानी कि ट्रंप का ये कहना था कि भाई पुतिन से लड़ना इतना आसान नहीं है, पुतिन जो है वो किसी भी कीमत पर इस जंग को रोकने को तैयार नहीं है। पुतिन अब ट्रंप ने क्या बोला है वो भी आपको बता दें। ट्रंप ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक कहते हैं ना बयान दिया है और मीडिया के सामने दिया है। वो अपने व्हाइट हाउस में अपने दफ्तर में बैठकर उन्होंने दिया है और उन्होंने बोला है कि मुझे लगता है कि पुतिन जो है एक लंबा युद्ध करना चाहते हैं और फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि रूस और राष्ट्रपति पुतिन इस युद्ध को रोकने को तैयार नहीं है। इसके पीछे की मैं आपको 3-4 पहले खबरें बता दूं कि ट्रंप ने ये बातें क्यों बोली, परमाणु युद्ध की जो बातें हैं वो इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ती चली जा रही हैं और कोई भी देश अब परमाणु जंग रोकने की बजाय परमाणु धमाके करने की बातें क्यों कर रहा है। चाहे वो ट्रंप हो, चाहे पुतिन हो, चाहे नेटो हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे कोई भी देश हो जो नेटो और अमेरिका से जुड़े हुए एलाई के रूप में जो यूक्रेन का सहयोग कर रहे हैं, वो सभी लोग अब परमाणु धमाके की बात कर रहे हैं। परमाणु समझौते की या परमाणु शांति की कोई भी बात नहीं कर रहा है। इसकी 3 और 4 मेन वजह हैं। पहली वजह यह है कि जो एक हंगरी में समझौता होने वाला था ट्रंप और पुतिन के बीच, वो जो मीटिंग है वो पूरी तरीके से रद्द हो चुकी है, वो आपको पता ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये यहाँ पर ये आ जाती है कि जो ट्रंप थे उन्होंने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि पुतिन को कभी भी कागजी शेर नहीं बोलना चाहिए था, रूस को कागजी शेर नहीं बोलना चाहिए था। और ये जो बहुत बड़ा ब्लंडर ट्रंप की तरफ से हुआ है उसका पुतिन ने भरपूर फायदा उठाया है। और आप ऐसे मान के चलिए कि 21 अक्टूबर से पहले शायद 18 या 20 अक्टूबर के आसपास ट्रंप ने पुतिन को कागजी शेर और रूसी सेना को कागजी शेर बोला था। और 21 अक्टूबर से लेकर और 29 अक्टूबर के बीच पुतिन ने ऐसे परमाणु धमाकों की झड़ी लगाई है कि ट्रंप और नेटो की ना बोलती बंद हो गई है। बोलती इसलिए बंद हो गई है कि उनको यही नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर उनकी जो खुफिया रिपोर्टें थी नेटो की या अमेरिका की या खुफिया एजेंसियां थी वो ये पता क्यों नहीं लगा पाई कि रशिया किस हद तक परमाणु जंग करने को तैयार है। अभी की जो हालिया रिपोर्ट आई हैं उसके मुताबिक 21 अक्टूबर को जो एक बड़ा परमाणु अभ्यास पुतिन ने किया था उसमें पोसाइडन, आपको पता ही है पोसाइडन जो उनकी क्रूज जो उनका टॉर्पीडो है उसका भी एक सफल परीक्षण 29 अक्टूबर को किया गया। और 21 अक्टूबर को जो उनकी वैश्विक क्रूज मिसाइल है जो परमाणु क्षमता से और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल है और जो लगभग 14,000 किलोमीटर तक उड़ी, 15 घंटे तक लगातार उसने कहते हैं ना अपना दमखम दिखाया। उसने ये साबित कर दिया है पुतिन की परमाणु मिसाइल ने कि अमेरिका को वो बड़े आराम से उड़ा सकता है। और जो परमाणु तेवर पुतिन ने अब दिखाए हैं उससे ट्रंप की हालत खराब है। उसकी वजह एक नंबर ये आ रही है कि पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है। प्रकोवोस्क आपको अच्छे से पता है कि पूर्वी यूक्रेन का एक ऐसा रणनीतिक महत्वपूर्ण शहर है जिसके कहते हैं ना रेलवे जंक्शन से लेके उसके मुख्य सड़कें, उनके जितने हाईवे हैं उस सब जगह पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। अब तो ये भी दावा किया जाने लगा है कि रूस ने प्रकोवोस्क के अंदर जो यूक्रेनी सैनिकों को घेरा है उनकी घेराबंदी इतनी मजबूत और सख्त कर दी है कि रशिया जो है वो यूक्रेन जो है वो उसको बचने का मौका ही नहीं मिल रहा है। खुद जेलेंस्की, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने माना है कि प्रकोवोस्क में यूक्रेनी सेना की हालत बहुत ज़्यादा कहते हैं ना सख्त हो चुकी है। सख्त इसलिए क्योंकि वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। और एक खबर ये आई थी कि SBU जो एक खुफिया एजेंसी है
यूक्रेन की, उसने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया था जिसमें खास 11 तरीके के स्पेशल कमांडोज को पूरे लाव लश्कर, पूरे कहते ना पूरे अच्छे इक्विपमेंट, अच्छे हथियारों के साथ भेजा गया था और कहा गया था कि किसी भी तरीके से रूस का जो प्रकोष्ठ में घेरा है रूसी सेना का, उसके किसी एक हिस्से को अगर वो तोड़ देंगे या उसको खाली कर देंगे तो उस इलाके से यूक्रेनी सेना जो है वो, उसके सैनिक जो है वो बच के बाहर निकल आएंगे और उस घेराबंदी को तोड़ देंगे। लेकिन हैरानी की बात है कि रूस की खुफिया इंटेलिजेंस इतनी सख्त थी कि जैसे ही उनका बहुत ही नीची उड़ान भरता हुआ हेलीकॉप्टर आगे की तरफ आया जिसमें 11 कमांडो थे यूक्रेन के, उनको एक रशियन ड्रोन ने उड़ा के मार दिया और वो 11 कमांडो भी मारे गए और पूरा जो उनका लड़ाकू हेलीकॉप्टर था वो भी तबाह हुआ। अब सवाल उठता है कि मामला है क्या। जेलेंस्की ने बोला है कि अभी तक हमें ये लग रहा था कि रशिया जो है वो पूर्वी यूक्रेन के प्रकोष्ठ पर ही सीधा हमला करने जा रहा है, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि जो रूस है वो उत्तर पूर्व के जो शहर हैं उनके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। और सुनने में आया है कि वोवचांक नाम का एक जो गांव है उस वहाँ भी ज़पोरिज़िया के करीब, वहाँ भी रशिया की जो फोर्सेस हैं उन्होंने कंट्रोल कर लिया है और एक तरीके से वो धीमी मौत यूक्रेनी सैनिकों को मार रहे हैं। यहाँ पे धीमी मौत इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वहाँ पे सर्दियों का जो प्रकोप है वो बहुत तेज़ी से आगे की तरफ आया है और ऐसा यूक्रेनी जो कमांडर हैं या यूक्रेनी सेना के जो चीफ हैं अलेक्जेंडर सिरस्की, उन्होंने दावा किया है कि ज़पोरिज़िया के कई ऐसे जलाशय यानी कि ऐसे नदी नाले पोखर या हैं जहां से रशिया की फोर्सेस भयंकर ठंड में कोहरे का फ़ायदा उठाते हुए बहुत रणनीतिक इलाकों में ऐसी जगह पे उन्होंने पैठ बना ली है जहां से यूक्रेनी सेना को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। अब वो एक ट्रैप में फंस गए हैं पुतिन के। तो पुतिन का जो ट्रैप है वो दो तरीके के ट्रैप हैं, एक है पुतिन का परमाणु ट्रैप और दूसरा है पुतिन का पूर्वी यूक्रेन ट्रैप। दोनों ही मोर्चों पर पुतिन जो है वो बहुत हावी दिखाई दे रहे हैं और उसमें हैरानी की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जर्मनी अभी तक डंके की चोट पर नेटो को ललकार रहा था, वो खुद नेटो देश है कि अरे हम 32 देश हैं, हमने ये जो इतने अरबों डॉलर के जो हथियार बनाए हैं वो किस लिए बनाए हैं, आज हमारे पास वक्त है कि हम रशिया के ऊपर हमला करें, कहीं ऐसा ना हो कि हम हमला करने का वक्त ना मिले। और शायद ये डर जो जर्मनी का था 4 महीने पहले का, वो अब कहते हैं ना सच सामने आने लगा है। क्योंकि जो जर्मनी के एक जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सीडी फ्रांक, उन्होंने कहा है कि हमारे पास पूरी ऐसी जानकारी है कि रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ साथ किसी और भी नेटो देश पर सीधा हमला कर देगा और इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जनरल अलेक्जेंडर क्या बोले जर्मनी के कि नेटो पर कभी भी हमला रशिया करेगा और उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगा वो, यानी कि वो ये मान के चल रहे हैं कि जो पुतिन की पावर है या जो पुतिन की जो रणनीति है वो ऐसी है कि हम यूक्रेन तो छोड़ो, अभी तक तो आप लोग यूक्रेन को बचाने में लगे थे, लेकिन हम जो हैं वो अब नेटो के बाकी देशों पर भी अपना कहते हैं ना हमला करेंगे। और आपने देखा होगा कि जो रशिया की सरहद से लगे हुए कई देश थे, जिसमें आपने देखा होगा कि पोलैंड हो गया, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ था, बहुत सारे ड्रोन घुसे थे, कई जगह एयरक्राफ्ट घुसे थे। यहाँ पे वो मारे जरूर गए रशिया के ड्रोन मार के, लेकिन ये रशिया उनको चेक कर रहा था कि हमारे पड़ोस में जो हमारी 1500 किलोमीटर की सरहद नेटो देशों से मिलती है, उसमें जो 6 नेटो देश हैं जो रशिया के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, उनकी क्या तैयारियां हैं, और इसका उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जायजा ले लिया है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको एक बात और बता दें, यूक्रेन के जो एक कमांडर हैं, उन्होंने एक दावा बड़ा हैरान करने वाला किया है, और साथ में जो यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं आंद्रे सिबाहा, उन्होंने तो बिल्कुल ही हैरान करने वाला दावा किया। पहले मैं आपको वो बता देता हूं कि यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रे सिबाहा ने क्या बोला है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रे सिबाहा ने कहा है कि इस वक्त यूक्रेन के अंदर पुतिन ने 1400 से ज़्यादा अफ्रीकी लड़ाके जो 36 देशों से आते हैं वो यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि पुतिन का पावर का, आप अंदाज़ा लगाइए, अफ्रीका के 36 देशों से उन्होंने चुन चुन कर 1400 खूंखार लड़ाकों को बुलाया, उनको ट्रेनिंग दी और आज यूक्रेन के मोर्चे पर उतार दिया है। और उसकी खबर खुद कौन दे रहा है? रशिया नहीं दे रहा है, खुद यूक्रेन का विदेश मंत्री दे रहा है, आंद्रे सिबाहा ने यह बात बोली है कि मैं हैरान हूं कि 36 अफ्रीकी देशों के 1400 लड़ाके कहां से आ गए। उन्होंने तो एग्जैक्ट एक फिगर भी क्लेम की है। उनके हिसाब से 1436 विदेशी और अफ्रीकन लड़ाके इस वक्त यूक्रेनी सेना पर हमला कर रहे हैं। और हैरानी की बात एक और है, मजे की बात यह है कि आपने वैगनर ग्रुप सुना होगा रशिया का। ये जो वैगनर ग्रुप था यही अफ्रीकन लड़ाकों को यहाँ लेके आया, क्योंकि बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई अफ्रीका के 36 देशों से 1436 लड़ाके कैसे आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, ये सवाल है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि अफ्रीका के बहुत से देशों के अंदर
रशिया की सेना की पहुंच है और उनका जो वैगनर लड़ाका जो है उसने क्या किया है, वहां अपने रिक्रूट्स किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लड़ाके छांटे हैं और यही वैगनर ग्रुप जो है वो आज कहते हैं ना पुतिन के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रहा है और उसी के लड़ाके आज यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहे हैं और उसकी खबर खुद यूक्रेन दे रहा है। तो यूक्रेन की स्थिति आज ये है कि एक तरफ उसकी मीडिया जो कीप इंडिपेंडेंट है उसको आप रोज उठाइए और सुबह के वक्त उसमें क्लिक करिए, आपको पहली खबर मिलेगी कि हमने रशिया के 11 लाख से ज़्यादा सैनिक मार दिए, हमने 12,000 से ज़्यादा टैंक और बख्तरखाना उनका उड़ा दिया। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर तुमने रूस के 11 लाख सैनिक मार दिए हैं तो ये लड़ाई लड़ कौन रहा है? बताया जाता है कि 15 लाख से ज़्यादा सैनिक तो अभी भी नहीं है। तो जब तुमने 11 लाख मार दिए तो लड़ कौन रहा? क्या भूत प्रेत लड़ रहे हैं आके? जेलेंस्की का जो दिमाग है वो चकराया हुआ है, वहाँ की मीडिया समझ ही नहीं पा रही है कि इस खबर को हम कैसे परोसें, क्या बताएं, क्या ना करें। उनकी जग हंसाई हर तरफ से हो रही है। अब आते हैं खबर के ऊपर। खबर यह है कि यूक्रेन जो है वो करेगा क्या। यूक्रेन को अभी भी उम्मीद है, ट्रंप कम से कम 3 बार मना कर चुके हैं कि हम आपको टॉम हॉक मिसाइलें नहीं देंगे। अगर हमने टॉम हॉक क्रूज मिसाइल लंबी दूरी की आपको दी तो अमेरिका की और रशिया की एक कहते हैं ना जानी दुश्मनी शुरू हो जाएगी और मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लूंगा, ऐसा ट्रंप ने बोला। लेकिन आज क्या हो रहा है, जेलेंस्की ने फिर वही रटा रटाया अपना बयान दिया है और बोला है कि हमें पूरी उम्मीद है कि ट्रंप हमको टॉम हॉक मिसाइल देंगे। और ये कैसे वक्त में हो रहा है, एक तरफ जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि हमको टॉम हॉक मिसाइलें अमेरिका से मिल सकती हैं, दूसरी तरफ जब मीडिया सवाल कर रही है ट्रंप से और हंगरी के पीएम से कि ये बताइए क्या यूक्रेन इस जंग को जीत सकता है, तो दोनों मुस्कुराते हैं और ऐसे हंसाते हैं, अरे यार कैसा मजाकिया सवाल कर रहे हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। उसी अंदाज में उन दोनों ने कंधे उचकाते हुए बोला कि इसको ये ऐसा अगर कुछ होता है तो ये चमत्कार माना जाएगा। यानी कि ट्रंप का जो बयान था, ट्रंप के सामने जो हंगरी के पीएम का बयान था विक्टर ओरबान का कि अगर यूक्रेन को जंग जीतनी है तो कोई चमत्कार होगा, तभी संभव है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पुतिन का जो पंच है वो कितना तगड़ा तरीके से अब ट्रंप के मुंह पर पड़ा है और ट्रंप जो है वो उनकी परमाणु चक्र घिन्नी जो होती है ना उसमें बुरी तरीके से घिर चुके हैं। उनको ये अच्छे से समझ में आ चुका है कि TU-95 बमवर्षक जो 21 अक्टूबर को पहले ही परमाणु अभ्यास अच्छी तरीके से कर चुके हैं, परमाणु मिसाइलों को कहते हैं ना टेस्ट कर चुके हैं कि उनको कब छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, कितनी डिग्री पे छोड़ना है, कितने डिस्टेंस पे छोड़ना है, वो सब तैयारी हो चुकी है। दूसरी जो उन्होंने अपनी कहते हैं परमाणु ड्रोन, समुद्री ड्रोन कह दो या टॉर्पीडो का ये पोसाइडन, उसको आप अच्छे से जानते हैं कि वो भी लगभग कहते हैं 14,000 किलोमीटर तक आराम से मार करेगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर समुद्र के अंदर 180 से लेकर 187 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर पोसाइडन ड्रोन या टॉर्पीडो रशिया का जाता है और वो कहते हैं ना न्यूक्लियर पावर से और न्यूक्लियर हथियारों से लैस होगा और जब वो धमाका करेगा तो दुनिया के 80% जो शहर हैं समंदर के किनारे उनमें से एक भी नहीं बचेगा, सब के सब एक कहते हैं परमाणु रिएक्टर की जो सुनामी है उसमें तबाह हो जाएंगे। और यही रशिया की फोर्सेस का जो कमाल है वो उन्होंने करके दिखाया है। तो पुतिन जो है वो ज़मीन पर दिखा रहे हैं कि उनकी तैयारियां क्या हैं और नेटो, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ अपने पेपर लेकर दिखाते हैं कि हमने क्या तैयारियां कर रखी हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो पुतिन है उन्होंने अपने अग्रेशन से ये साबित कर दिया है कि अगर युद्ध विराम होगा, अगर यूक्रेन युद्ध रुकेगा तो रूस की शर्तों पर रुकेगा। रूस को हर हालत में 5 से 6 बड़े प्रांत उनके यूक्रेन के चाहिए, जिसमें से डोनबास का इलाका ऑलरेडी उनके पास 75% कब्जे में आ चुका है, इसको ट्रंप खुद मान चुके हैं। ज़ैपोरिज़िया और का जो इलाका आपका है वो भी लगभग 75% आ चुका है। डोनबास का मैं आपको फिर से बता दूं 78% है, ट्रंप ने भी इस बात को माना है। अब सवाल उठता है कि ट्रंप के पास रास्ते क्या बचे हैं। ट्रंप के पास कोई रास्ता नहीं बचा है, वो एक तरीके से पुतिन की दया पर निर्भर हो गए हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हंगरी है वो एक नेटो देश का सदस्य देश है और उस हंगरी को बोला जाता है कि वो रूस का कट्टर समर्थक है और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं विक्टर ओरबान, उनको पुतिन का बहुत ही करीबी माना जाता है। इसीलिए ये दावे किए जा रहे थे कि हंगरी के बुडापेस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी जो विक्टर ओरबान कराएंगे, जिसमें पुतिन और ट्रंप एक ही विमान में सवार होकर आएंगे, फिर बात करेंगे। लेकिन वो कैंसिल हो गई और उसके पीछे की भी कहानी मैं अभी आगे बताने जा रहा हूं। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि हंगरी से जो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे अमेरिकन्स कि भाई नहीं, ये जो है ये हमेशा पुतिन की बड़ाई करते हैं, रशिया का फेवर करते हैं, हमेशा उसका पक्ष लेते हैं। उस हंगरी के पक्ष में आप समझ लीजिए ट्रंप ने कितना बड़ा फैसला लिया है। आपको अच्छे से पता है कि तेल को लेकर रूस के ऊपर जो तेल प्रतिबंध लगाए हैं और उससे जुड़े हुए जितने भी देश उससे तेल ले रहे थे, उसके ऊपर ट्रंप ने एक बहुत ज़बरदस्त टैरिफ को लेकर धमकी दी और फिर तेल पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन हंगरी को आज छूट दी। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि ट्रंप ने बोला है कि रूस से हंगरी 1 साल तक तेल ले सकता है।
कितनी बड़ी खबर है आप सोचिए। जो ट्रंप एक बूंद तेल किसी को नहीं खरीदने दे रहे हैं, वो हंगरी जो नेटो देश है और अमेरिका भी नेटो का सदस्य देशों में से आता है, वो ट्रंप आज हंगरी को बड़े प्यार से पुचकार रहे हैं और कह रहे हैं नहीं भैया तुम आराम से 1 साल तक अपना पूरा तेल लो रशिया से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब उनसे पूछा गया ट्रंप से कि आप ये कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं, एक तरफ आधी से ज़्यादा दुनिया को आप तेल नहीं खरीदने दे रहे हैं, यहाँ तक कि यूरोपियन कंट्रीज जो तेल और गैस बहुत बड़ी मात्रा में रशिया से ले रहे थे उनको भी धमका रहे हैं, लेकिन एक नेटो कंट्री जो यूरोप की है उसको आप कह रहे हो कि नहीं तुम आराम से 1 साल तक तेल लेते रहो। तो उन्होंने लॉजिक क्या दिया, बोले भाई ऐसा है क्योंकि हंगरी का कोई समुद्री इलाका नहीं है, कोई बड़ा बंदरगाह नहीं है, इसलिए उसकी ऐसी प्राकृतिक कंडीशन है कि हम उसको रशिया से तेल लेने को छूट दे रहे हैं। लेकिन यहीं पर ट्रंप से सवाल किया जाए कि आप इतनी दया क्यों दिखा रहे हैं? अगर आप चाहते तो विकल्प के तौर पर कई और टैंकर जो कई तरीके से जो कार्गो टैंकर्स होते हैं उसके थ्रू सप्लाई कर सकते थे। आप अफ्रीकन वो अरब कंट्रीज पर दबाव डाल के उनसे सस्ता तेल दिलवा सकते थे। आप अमेरिकन तेल्स को वहाँ पे कार्गो से पहुँचा सकते थे जो हवा के थ्रू पहुँचते हैं। आप रशिया को इतनी ज़्यादा लिबर्टी इस मामले में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पुतिन को अब ट्रंप को अच्छे से समझ में आ गया है कि पुतिन को ललकार कर, फटकार कर, डरा कर हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पुतिन है ना वो सिंगल माइंडेड है, एक बार फैसला कर लिया तो कर लिया। अब सवाल उठता है कि हंगरी में जो मीटिंग होने वाली थी पुतिन और ट्रंप की वो रद्द क्यों हुई? ऐसे दावे किए जाते हैं कि जब 20 अक्टूबर को रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो आपस में मिले तो उनके बीच में बहस हो गई। बहस ये हो गई कि जो पॉइंटर्स बनाए गए, कहते हैं ना मिनट टू मिनट की जो पॉइंटर्स बनाए गए कि रशिया को क्या मिलेगा और रशिया को कहाँ पर यूक्रेन को फ़ायदा पहुंचाना होगा, उसके ऊपर लावरोव ने एक भी बात नहीं सुनी। जब ये बात नहीं सुनी तो इसकी खबर जब जैसे ही दी गई पुतिन को, तो लावरोव ने बोला कि यहाँ पे ये मीटिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो रूबियो हैं वो ट्रंप की तरफ से जो बातें बता रहे हैं या जो लिस्ट लेके आए हैं वो हमारे एजेंडे के बिल्कुल खिलाफ जा रही हैं। ऐसे में इस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है। जैसे ही इस मीटिंग को कैंसिल किया गया, ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि मैं पुतिन के साथ वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, मुझे इस मीटिंग से कोई उम्मीद नहीं है। अब ऐसे हालात में क्या हुआ? ऐसे हालात में ये हुआ कि अमेरिकी मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया कि लावरोव और पुतिन, यानी कि रूस के विदेश मंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच में भयंकर तरीके से आपस में गुत्थम गुत्था हैं, उनके विचार नहीं मिल रहे हैं, वो लोग जो हैं वो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। लावरोव चाहते हैं शांति और पुतिन चाहते हैं युद्ध। एक नया प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया और दावा किया कि जो 5 नवंबर को एक बहुत बड़ी परमाणु मीटिंग हुई और जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे जिसमें विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भी शामिल थे, वो इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि पुतिन से उनके मतभेद हो गए। जबकि अभी करीब 24 घंटे पहले रूस के विदेश मंत्रालय ने साफ साफ बोला है कि ये जो प्रोपेगेंडा है वो इस युद्ध को और खतरनाक बना देगा। आप इस तरीके की भ्रामक बातें ना करें। लावरोव और पुतिन के संबंध बहुत अच्छे हैं। आपको बता दें, सरगेई लावरोव जो हैं उन्हें पुतिन का चाणक्य बोला जाता है, यानी कि वो इतने एजेड हैं और इतने, कहते हैं ना, उनके पास एक्सपीरियंस है कि इस पूरी जो वार्ता है उसके वो एक की पर्सन है। और की पर्सन इसलिए भी है क्योंकि जितने भी लोग हैं, स्टीव विटकॉफ हों चाहे अमेरिका की तरफ से, चाहे मार्क रूबियो हों, चाहे ट्रंप हों, उनको एक बार सरगेई लावरोव की बात सुननी पड़ती है। और यही वजह है कि सरगेई लावरोव को लेकर इस तरीके की बातें की जा रही हैं। अब इंपॉर्टेंट आता है कि ये जो परमाणु बातें हो रही हैं और जो परमाणु युद्ध की बातें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, उसके पीछे की 2 बातें हैं। आपको अच्छे से याद होगा, अभी 1 हफ्ता पहले ट्रंप ने क्या बोला कि अमेरिका की जो परमाणु फोर्स है उसको मैं ये आदेश देता हूँ 33 साल के बाद कि वो परमाणु धमाके शुरू करें, परमाणु टेस्ट शुरू करें, ताकि हमको पता चले कि हम रूस और चीन से अभी कितना आगे हैं। हम किसी भी कीमत पर रूस, चीन और अपने दुश्मनों से, परमाणु खतरों से, परमाणु शक्ति में पीछे नहीं हट सकते। ये ट्रंप ने बोला था। जैसे ही ट्रंप का ये बयान आया उसके बाद 5 अक्टूबर को पुतिन ने एक परमाणु पूरी मीटिंग बुला ली और खुलेआम आदेश दिया कि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर धमाका करता है, कोई भी परमाणु धमाका अमेरिका करता है, तो पुतिन ने कहा कि याद रखिएगा हमें 24 घंटे के अंदर इसका जवाब देना है और रशिया अपनी न्यूक्लियर पावर की ताकत पूरी दुनिया को दिखाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो आप ये मान के चलिए कि ये बहुत खतरनाक मामला होगा। याद रखिए, परमाणु अभ्यास के दौरान कैसे हमले होते हैं ये इतिहास गवाह है। कई बार ये बोला जाता है कि ये परमाणु अभ्यास चल रहा है, लेकिन हकीकत में वो एकदम अचानक हमला ले लेता है और अटैक होता है। रूस को ये शक है कि जो 33 साल के बाद परमाणु अभ्यास या परमाणु धमाके की बात ट्रंप ने की है, असल में उसके पीछे हो सकता है कि अचानक अमेरिका ही
पलटकर रशिया पे या उसके आसपास के इलाके पर कोई बड़ा धमाका परमाणु हमला कर दे। तो इसीलिए आज क्या हुआ, रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दो टूक कहा है कि ट्रंप को बताना पड़ेगा कि उनका परमाणु धमाके का मतलब क्या है। क्या वो परमाणु मिसाइल धमाका करने जा रहे हैं, या परमाणु ताकत को बढ़ाने जा रहे हैं, या वो एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू करना चाहते हैं जो कई महीनों या हफ्तों तक चलेगी। तो इस चीज पर वॉशिंगटन जो है, पेंटागन है, वो बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा है। उसको समझ में आ चुका है कि जो रशिया है वो बहुत ही अग्रेसिव मूड में है, और ऐसी स्थिति में अगर कोई भी जरा भी हमने चूक की तो हो सकता है कि रशिया ये इस डर से रूस के ऊपर हमला, वो अमेरिका पे हमला कर दे कि ये हमको मारना चाहते हैं, इससे पहले क्यों ना हम ही इसके ऊपर हमला कर दें। और यही बात आंद्रे, जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, आंद्रे, आपको बता दें आंद्रे सिबा जो है वो विदेश मंत्री हैं यूक्रेन के, और जो रक्षा मंत्री हैं रूस के, उनका नाम है आंद्रे। दोनों में नामों में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि हमें पूरी खुफिया रिपोर्ट मिली है कि रूस के आसपास अमेरिका, यूरोप और नेटो मिलकर एक बड़ी परमाणु युद्ध की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है इसका खामियाजा रूस को भुगतना पड़े। तो हम चाहते हैं कि ट्रंप इसके ऊपर स्पष्टीकरण दें, वरना हम इसको तबाह करके रख देंगे। आपको मैं बता दूं, इस परमाणु जंग को रोकना अब पुतिन के और ट्रंप के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें इतने सारे देश शामिल हो गए हैं कि अब कहीं भी कोई भी बड़ी परमाणु जंग छिड़ने के पूरे आसार हैं, ऐसा वॉर एक्सपर्ट्स का कहना है। आगे जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको तत्काल बताऊंगा। फिलहाल मेरी टिप्पणियों पर आप टिप्पणियाँ जरूर करिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे व्यूवर्स आज इस खबर को कितनी गहराई से परख रहे हैं।